अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम जो अक्सर आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, स्टूडेंट्स के साथ सुनते होंगे या जो भी आपके स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। जी हाँ, वो डॉक्यूमेंट है कैस, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। तो क्या ये कैस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं तो क्या वो इस कैस के बगैर नहीं हो सकती? ये कैस इशू कौन करता है, इस कैस की क्या ज़रूरत है, इस कैस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और इस कैस पर स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो आज हम बड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस कैस इज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि ये कैस इशू कौन करता है और कैसे करता है। आप जब भी अपनी यूके की स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं उससे पहले आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, उस यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ऑफ़र लेटर आपको रिसीव हो जाता है। ऑफ़र लेटर के बाद यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि आप अपना इनिशियल डिपॉजिट यानी कि अपनी फ़ीस का कुछ पोर्शन, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ 25% लेती हैं, कुछ 50%, कुछ 60 और कुछ 65% तक लेती हैं। जब आप वो डिपॉजिट उनको सबमिट कराते हैं तो फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ का, यानी कैस इशू करने का। उस डॉक्यूमेंट के लिए यूनिवर्सिटी आपसे 2 या 3 चीज़ें जो है वो रिक्वायर करती है कि आपने एक जो फ़ीस पे कर दी है उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो आप बैंक स्टेटमेंट में शो करते हैं। आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो डिपेंड करता है कि आप लंदन की तरफ जा रहे हैं या लंदन के बाहर आपकी यूनिवर्सिटी है, वो चीज़ें आपको दिखाई जाती है। तो सबसे पहले मैं थोड़े आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स को इनका आइडिया नहीं होता। देखें, कैस आपको वो यूनिवर्सिटी इशू करती है जो स्पेसिफिक लाइसेंस होल्ड करती है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकती है। सिंपल। तो कैस पर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम, उसका लाइसेंस नंबर, वो आपको क्योंकि स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि जी हमने तमाम चीज़ें इनकी वो अब असेस कर ली हैं, अब इनको कैस इशू किया जाए। तो होम ऑफिस और यूनिवर्सिटी दोनों मिलके, दोनों कोलैबोरेट करके ये डॉक्यूमेंट इशू करते हैं और लाइसेंस नंबर के बाद जो स्टूडेंट की डिटेल्स होती हैं उस पर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो अक्सर स्टूडेंट आईडी होती है, आपकी एप्लीकेंट आईडी होती है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक है वो उस पर मैंशनड होती है। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो कोर्स नेम एग्जैक्टली वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, जिस प्रोग्राम पे आपने फ़ीस पे की है, और उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मेंशन होती है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अलग स्टार्ट डेट आपके पास आए और कैस पर आपकी एक अलग स्टार्ट डेट होती है। देखिए, कैस पे बेसिकली वो पूरी वैलिडिटी होती है कि जब तक यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर अपना बनाए रखेगी। मैं मिसाल देता हूँ, आप अगर मास्टर्स पढ़ने जाते हैं, आपको पता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो 9 मंथ्स या 12 मंथ्स का होता है, लेकिन आपको वीज़ा जो मिलता है वो एडिशनली 4 मंथ्स का मिल रहा होता है, यानी आपको टोटल 16 मंथ्स की ड्यूरेशन का वहाँ पर स्टे मिल रहा होता है। तो ये एम्बेसी कैसे डिसाइड करती है? जब यूनिवर्सिटी आपको कैस इशू करती है तो वो कोर्स स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों उस पर मेंशन करते हैं, और जो कैस पर डेट्स होती हैं एम्बेसी एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए आपको पहले वीज़ा, और जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जिसको बीआरपी भी कहा जाता है, वो आपको इशू होता है। तो उसकी अगर आप डेडलाइंस को देखें और साथ आप कैस को देखें तो इन दोनों की जो डेडलाइंस होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं। इसके बाद जो कैस पर ये सारे लाइसेंस नंबर, स्टूडेंट की डिटेल्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो एविडेंसेस हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को दिखाएं, जिसमें आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपने आइल्स दिया है या कोई और टेस्ट दिया है या यूनिवर्सिटी ने कोई आपको इंग्लिश वेव कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो वो सारी चीज़ें भी कैस पर यूनिवर्सिटी लिखने की पाबंद होती है। और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लिखे हुए होते हैं जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट कराने होते हैं एम्बेसी को, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपने यूनिवर्सिटी को जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए वही डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को भी सबमिट कराएं। इसके बाद आपकी जो कैस होता है उस पर आरक्यूएफ लेवल भी मेंशन होता है कि आप कौन से लेवल ऑफ स्टडी पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके की अगर आप क्वालिफिकेशंस को देखते हैं तो उसकी फाउंडेशन से लेके पीएचडी तक डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो आरक्यूएफ लेवल 3 से स्टार्ट होता है, 6 तक जाता है और फिर 7 आपका कहलाता है मास्टर्स, तो उस पर आपकी आरक्यूएफ लेवल भी मेंशन्ड लाजमी होता है। इसमें ज़रूरत इस बात की होती है कि जब भी आप अपना कैस देखें, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले अपने कैस पर मौजूद आपसे
रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा लाजमी क्रॉस चेक करें, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट नंबर। ये ऐसी डिटेल्स होती हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको ओवरलुक कर जाते हैं कि ये तो ठीक होगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जैसे ही आपको कैश रिसीव हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखें, अपना पासपोर्ट नंबर देखें, उस पर आप यूनिवर्सिटी का नाम देखें, अपने कोर्स का नाम देखें और कैंपस को भी लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके डिफरेंट लोकेशंस पे कैंपस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको स्कॉटलैंड में भी मिलता है और एक लंदन में भी मिलता है। तो जो कैंपस भी कैश पर मैंशनड है, एम्बेसी उसी फॉर्मूले से आपकी बैंक स्टेटमेंट को भी कैलकुलेट करेगी। तो इसको आपने लाजमी देखना है। फिर आप जिस कोर्स पे जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, यानी लेवल 6 है, लेवल 7 है, ये आपने लाजमी देखना है। फिर जो एविडेंसेस होते हैं उस पर बड़ी डिटेल्स होती हैं कि आपने हमें 4 इयर्स के बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट दिखाई, उसमें इतने परसेंटेज मार्क्स थे, उसमें आपकी CGPA इतनी थी, आपका आइल्स इतना था। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट 2 दफ़ा आइल्स देता है और एक दफ़ा उसके बैंड्स अच्छे आते हैं, दूसरी दफ़ा अच्छे नहीं आते। तो अब हमें ये कैश पे देखना है कि हमारा कौन सा आइल्स यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है, कौन सा मेंशन्ड है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी स्टूडेंट एप्लीकेशन के बाद अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लेते हैं। तो जब भी आप पासपोर्ट रीन्यू कराते हैं तो जो उसका लास्ट डिजिट होता है वो चेंज होता है। कभी कभी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो चीज़ ओवरलिक हो जाती है और आपका जो कैश होता है उस पर आपका पुराना पासपोर्ट नंबर मैंशन्ड होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को बड़ा ज़रूरी और बड़ा बगौर सारी चीज़ों को देखना होता है। अब कैश की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक आपका सिंगल कैश, एक होता है आपका जॉइंट कैश। सिंगल कैश से मुराद ये होता है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं जो स्टैंड अलोन है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके ओ लेवल्स में या इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स नहीं आते और अब वो फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको ऑफर करती हैं सिर्फ 1 साल का कैश, जिसको हम सिंगल कैश कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन अगर आप देखें तो सिर्फ 1 साल की होती है और इसी की बेस पर आपको जो वीज़ा मिलता है वो 1 साल का मिलता है। फिर जब आप वहाँ पर वो ईयर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्सटेंशन चाहिए होती है। आप चाहे उस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करें बैचलर्स या किसी और यूनिवर्सिटी में करें, लेकिन आपको दोबारा एक कैश रिक्वायर्ड होता है। तो विद इन द यूके आपको रहते हुए यूनिवर्सिटी एक और कैश इशू करती है और फिर आप अगेन अपनी एक नई वीज़ा एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। लेकिन जो जॉइंट कैश होता है अब वो फाउंडेशन से लेके बिल्कुल बैचलर्स तक होता है। तो अगर मैं उसको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो आपको टोटल जॉइंट कैश 4 इयर्स का इशू होता है, यानी पहला साल फाउंडेशन और फिर 3 साल बैचलर्स। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पे रहते हुए बार बार अपना कैश अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको बार बार वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपका IHS जो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज होता है वो बार बार आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। अब IHS बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब कैश आ जाता है तो अगला स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन होता है और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ही आप अपना इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज भी पे कर रहे होते हैं। अब ये भी एक सवाल होता है कि सर हमें पता है कि हमारी 1 साल की जो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज बनता है दैट इज़ 470 पाउंड्स और ये यूके ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है। लेकिन सर जब मैं अपना वीज़ा फाइल करता हूँ तो मुझे जो अमाउंट नज़र आती है दैट इज़ 705 पाउंड्स। तो ये 300 पाउंड्स इजाफी क्यों? देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपको वीज़ा 12 महीने नहीं बल्कि 16 महीने का मिलता है। तो जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैश, जब आप अपनी स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट डालते हैं तो वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके 1.5 साल की अमाउंट यानी 705 पाउंड्स आपके सामने रिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस पर एक यूनिक नंबर आपके लिए जनरेट किया जाता है जिसको आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जिसकी बेसिस पर आपका IHS कैलकुलेट होता है। उसी की बेसिस पर आपको ये पता चलता है कि आपने अपना BRP वहाँ पे जाने के बाद कहाँ से कलेक्ट करना है, आपके कैश पे मेंशन्ड होता है वो एड्रेस और इसी कैश के जॉइंट कैश या सिंगल कैश होने की दलील भी आपको मिल जाती है। अब अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आप दोबारा से इसी कैश के ऊपर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अगेन नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपको यूनिवर्सिटी एक दफ़ा कैश इशू कर चुकी है और वो यूज़ हो गया एम्बेसी में, यानी उन्होंने अपनी जो असेसमेंट है अपना डिसीजन आपको दे दिया। अब अगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं की, आपने अपना इनटेक चेंज नहीं किया, आपकी फ़ीस नहीं चेंज हुई, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अभी तक मैच्योर्ड है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई, आप अगले दिन ही एप्लीकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक नया कैश इशू होगा, आपका नया यूनिक नंबर
नंबर आपके लिए जनरेट होगा, उसकी बेसिस पर अब आप अपनी नई वीज़ा एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। इस कैश को रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे यूनिवर्सिटी आपकी बैंक स्टेटमेंट जो मेंटेन्ड हो उसका फॉर्मूला जो है वो मेरी एक अलग वीडियो मौजूद है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, आप वो देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं या कुछ और कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में जिनके ऊपर UKVI आपको रिक्वायर करता है कि आपका एक मेडिकल टेस्ट स्क्रीनिंग TB टेस्ट आपके पास होना चाहिए और जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी तरफ से कंसर्न होना चाहिए, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी से शेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी उसकी बेसिस पे आपका कैश जनरेट करते हैं और आपसे शेयर कर दिया जाता है ताकि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या साउथ एशिया से हैं तो आप तकरीबन 6 महीने से 3 महीने पहले तक यूनिवर्सिटीज़ को बता सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं ताकि वो आपका कैश रिलीज़ करें, आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। 6 महीने बाद अगर आपने 6 महीने तक आपका कैश रिलीज़ हुआ लेकिन आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं सबमिट की तो ये कैश वैलिड नहीं रहता, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट, एक वैलिडिटी होती है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो कैश आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इस कैश को बहुत इंपॉर्टेंट समझें। आई होप कि मैंने कैश को बड़ा ब्रीफली और प्रिसाइजली समझाया है, मुख्तसर और पुर असर अंदाज में। अल्लाह करे आपको समझ आया हो। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और भी आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं आप उस पर क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।